हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ये जो हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं ये लास्ट के जून मंथ से शुरू होगा, ठीक है। जून मंथ से शुरू होगा और नवंबर तक जो है वो हम यह करंट अफेयर करेंगे। ये जो वीडियोस करंट अफेयर की होंगी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी हमारे HP टेट के एग्ज़ाम के लिए। इसको ही फोकस करके हमने ये करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें मेन बातें ही कवर करेंगे जो कि लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और साथ में ही शेयर करनी है हमारी वीडियो, जो कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं HP टेट के उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको जो है वो हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर की क्लास। तो बढ़ते हैं फर्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो ये है इंडिया जंप्स हाई इन चैरिटी, इंडिया रैंक 14th आउट ऑफ 140, ठीक है। तो इंडिया जो है वो चैरिटी के मामले में यानी कि दान करने के मामले में जो है वो आगे बढ़ा है, उसने बहुत ही बड़ा जंप लगाया है और इसका जो रैंक है वो है 14th। कितने में से टोटल 140 कंट्रीज़ में से इंडिया का जो रैंक है वो है 14। पहले इंडिया का रैंक 124 हुआ करता था, लेकिन अब इस साल जो आया हुआ है चैरिटी इंडेक्स आया है उसमें इंडिया ने 14th रैंक जो है वो प्राप्त किया है। और सबसे फर्स्ट जो रैंक प्राप्त किया है चैरिटी में वो है इंडोनेशिया द्वारा। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट की, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप लॉन्च। जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है वो लॉन्च की गई किस किस देशों के बीच में यह ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई? तो इंडिया के बीच में हुई, इटली और जापान, ये जो 3 देश हैं इनके बीच में एक पार्टनरशिप हुई है जिसको हम कह रहे हैं ट्राइलेटरल पार्टनरशिप। इसमें किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? सिक्योरिटी इशूज़, जितने भी हमारे देशों के बीच में, इन 3 देशों के बीच में सिक्योरिटीज़ से लेके इशू हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनके बारे में स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और साथ में ही मल्टीलेटरल सोशल इकोनॉमिक इशू और जितने भी सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी इस पार्टनरशिप में बात की जाएगी। दोस्तों, ध्यान में रखना है कि इंडिया, इटली और जापान के बीच में यह पार्टनरशिप हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट की, US इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। और ये US है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और इंडिया है, इन दोनों ने किस पे काम करना शुरू किया है? इन्होंने हाइड्रोजन पर काम करना शुरू किया है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक फ्यूचर फ्यूल है। आने वाले समय में ज़्यादातर यूज़ जो है वो हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल किया जाएगा। इस पर क्या है कि US और इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई है, यानी कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल बनाने के लिए, जिसमें स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, प्लांट्स लगाए जाएंगे और हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, इंडिया होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट। जो इंडिया जो है, हमारा भारत देश, वो क्या करेगा? वो होस्ट करेगा, ठीक है। कौन सा? ब्रिक्स जो सम्मेलन है फॉरेन मिनिस्टर का, विदेश मंत्री का, ब्रिक्स मीट जो है, मीटिंग है, उसको कौन करेगा? इंडिया जो है वो होस्ट करेगा। तो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों, ये जो है वो क्रम वाइज आपको यहाँ पे फुल फॉर्म जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो ये जो है हमारे ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 3 ईयर्स। इंडिया जो है, हमारा भारत देश जो है, वो क्या किया है? उसे इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। कौन सी संस्था के लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। जो यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है उसके लिए भारत को चयनित किया गया है, भारत का चुनाव किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। इसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को हम शॉर्ट में कहते हैं ECOSOC, यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। जो एक वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कि भारत का जो स्थान है, ठीक है, भारत का जो स्थान है वो है 43 स्थान पे, रैंक पे इंडिया है। कहाँ पे? वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स में, कंपटीशन के मामले में भारत का स्थान 43rd है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और जो सबसे पहला रैंक है वो है स्विट्जरलैंड का, और दूसरे पर जो है वो है स्वीडन। किसमें? कम्पिटिटिव इंडेक्स में, ठीक है, कंपटीशन के मामले में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
सिडनी इज़ 15 ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो सिडनी है, ठीक है, सिडनी के द्वारा क्या गया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। क्या किया गया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, और ये 15th नंबर का ग्लोबल पीस इंडेक्स है। इसमें भारत का जो स्थान है वो काफ़ी लो है, 135 जिसको हम कहेंगे, 135th जो है वो इंडिया रैंक कर रहा है कहाँ पे, पीस प्राइज़ में। यानी कि आप सोच सकते हैं कि भारत में किस लेवल का पीस है। सबसे पहले पे है न्यूजीलैंड, जो कि फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है उसने, और 163 जो कि सबसे लास्ट है अफ़गानिस्तान, जिसको कि सबसे लास्ट का रैंक मिला है। आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान में कितनी अशांति है, इस समय बहुत ही वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया का जो रैंक है वो 135 है, पहले पे है न्यूजीलैंड, और 163वें पे है अफ़गानिस्तान। और ये जो कौन सा इंडेक्स है, ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स। बात करते हैं नेक्स्ट की, इंडिया स्लिप्स टू 117th रैंक इन SDG। तो ये SDGs क्या है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इंडिया जो है वो 117वें नंबर पर खिसक गया है, कहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। क्योंकि इंडिया जितने भी जो हमारा सबमिट हुआ था उसमें सस्टेनेबल गोल्स को आधारित किया गया था कि इतने जो गोल हैं वो हमें प्राप्त करने हैं, हम सभी कंट्रियों को प्राप्त करने हैं, जिससे कि हमारे आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। तो भारत जो है वो 117वें नंबर पर, 117th नंबर पर आ गया है, किस मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में। बात करते हैं नेक्स्ट की, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। ये एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, भारत द्वारा ही जारी किया गया है। एनीमिया का मतलब होता है जब आरबीसीज या खून में कमी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। आरसीबी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जब कमी आ जाती है तब हम कहते हैं कि हमें एनीमिया की दिक्कत है या एनीमिया की शिकायत है। तो इस पे जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स है उसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश ने सबसे पहला जो है वो स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम पेशेंट जो हैं वो एनीमिया के पेशेंट्स हैं। दूसरे पे बात करते हैं हम ओडिशा की। ओडिशा ने जो है वो दूसरा रैंक जो है वो हासिल किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हिमाचल के लिए है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हिमाचल के दृष्टिकोण से आपके एग्ज़ाम में बन सकता है कि हिमाचल को 3rd रैंक मिला है। हिमाचल को कौन सा रैंक मिला है, 3rd रैंक मिला है, ठीक है। 3rd रैंक मिला है कहाँ पे, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। और हिमाचल प्रदेश के पॉइंट कितने हैं, 57.1। बात करते हैं नेक्स्ट की, द ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये एक और इंडेक्स है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है कि कहाँ पे रहने की सुविधा जो है वो हमें अच्छी मिल रही है। उस आधार पर एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें कि सिटीज़ को जो है वो रैंक किया जाता है। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये रिलीज़ किया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जो CSE है, ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट वह ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी करता है। तो ये 2020 का जो है इंडेक्स अब जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले स्थान पर है बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर है चेन्नई, और तीसरे स्थान पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है या हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो तीसरे नंबर पर है शिमला ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में। बात करते हैं नेक्स्ट कुछ स्कीम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे कि बायोटेक किसान इन नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वहाँ पे बायोटेक किसान की जो है वो स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की युवा स्कीम फॉर यूथ ऑथर। जो युवा स्कीम है, ठीक है, युवा स्कीम नाम की एक स्कीम जो चलाई गई है वो किसके लिए चलाई गई है, वो चलाई गई है यूथ ऑथर्स के लिए, जो भी नौजवान जितने भी लेखक हैं उनके लिए यह स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट है पोर्टल फॉर कोविड-19 ऑर्फन चिल्ड्रन। जो कोविड-19 के दौरान जितने भी अनाथ बच्चे हुए हैं, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसको हम कहेंगे बाल स्वराज, ठीक है। बाल स्वराज एक पोर्टल लॉन्च किया गया है अनाथ बच्चों के लिए।
नेक्स्ट की बात करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो पीएम केयर्स की एक और ब्रांच का लॉन्च हुआ है जो कि चिल्ड्रंस के लिए है, जिसको हमने पूरा नाम दिया है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। बात करते हैं नेक्स्ट मूडीज़ ग्रोथ रेट। ठीक है, मूडीज़ एक संस्था है जो कि ग्रोथ रेट को निर्धारित करती है या उसका अनुमान लगाती है कि आने वाले समय में या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट जो है वो कितनी रहेगी। तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो है ग्रोथ रेट इस वर्ष कितनी रहेगी, 9.6% रहेगी। इसका अनुमान उन्होंने लगाया है। पहले इनका अनुमान था 6.5 के आसपास अनुमान था, लेकिन अब भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत की ग्रोथ रेट को देखते हुए वह 13.5 से 9.6 पर आ गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट की मलेशिया टॉप्स इन पाल्म ऑयल एक्सपोर्ट। पाल्म ऑयल एक्सपोर्ट आपको पता है, पाल्म जो ऑयल होता है, ठीक है, उसमें उसके एक्सपोर्ट में मलेशिया जो है, ठीक है, मलेशिया जो कंट्री है वह शीर्ष पर है, उसने टॉप किया है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया रिसीव्ड $64 बिलियन FDI इन 2020। बात करता है कि इंडिया ने जो है वो कितनी FDI रिसीव की है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ की आई है, कितने डॉलर्स की आई है, माफ़ कीजिए डॉलर्स की, $64 बिलियन की जो है इंडिया ने FDI रिसीव की है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। FDI का स्तर भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट की इफ़को लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड। जो इफ़को है, ठीक है, हमारी एक संस्था है जो यूरिया से रिलेटेड है या फिर नाइट्रोजन, आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर से संबंधित रखती है हमारी संस्था इफ़को जिसको हम कहते हैं। उन्होंने क्या किया है, उसने विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो लॉन्च किया है। नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो हमारी सॉइल में यूरिया की कमी को, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो उन्होंने क्या किया है, नैनो यानी कि बहुत ही छोटा यूरिया लिक्विड जो है उसको लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए या जितने भी हम लोग जो है वो कृषि करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, कहता है कि 3, ठीक है, 3 ALH MK3। तो MK3 जो है वो एक हेलीकॉप्टर्स का नाम है, वह इंट्रोड्यूस किए गए हैं किसमें, इंडियन कोस्ट गार्ड्स में। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारा, जिसको हम ICG कहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो वहाँ पे क्या किया है, जो 3 जो हैं, ठीक है, MK3 कॉप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। और आपको एक बात याद रखनी है कि 3 ही MK3 कॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन नेवी को भी दिए गए हैं, ठीक है, इंडियन नेवी को भी दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की इंडियन पैसेज एक्सरसाइज विद US नेवी। तो एक पैसेज नाम की एक्सरसाइज हुई है, वो इंडिया और USA की नेवीज के बीच में हुई है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको ध्यान में रखनी है, पैसेज एक्सरसाइज, इंडिया प्लस US नेवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, इंडोथाई कॉर्पेट एक एक्सरसाइज का नाम है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है, और यह एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, यह एक नेवल एक्सरसाइज है। तो यह इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, थाईलैंड की जो नेवी है जिसका नाम है रॉयल थाई नेवी के बीच में अंडमान सागर में हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है वो नेवल एक्सरसाइज है, और यह इंडिया और थाईलैंड की नेवीज के बीच में हुई है, और कहाँ पे हुई है, अंडमान सी में। बात करते हैं नेक्स्ट में G7 समिट इन कैरिबिस बे UK। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ है, G7 समिट हुई थी, ठीक है, G7 समिट हुई थी कैरिबिस बे ऑफ UK में, UK के कैरिबिस बे में। इतना आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की 5 न्यू मेंबर्स इलेक्टेड टू UNSC, ठीक है, UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ है कि 5 नए मेंबर्स को चयनित किया गया है, 5 नए मेंबर्स का चुनाव किया गया है। तो ये 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गबोन है, घाना है और UAE है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो
तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 5 नए मेंबर जो हैं वो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चयनित किए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रो बाई 5.6% सेड बाई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम होता है जो कि विश्व का आर्थिक मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है या उनके बारे में ध्यान देता है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वह 5.6% से बड़ी है, 5.6% से बड़ी है। जितनी भी हमारी दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है वह 5.6% से बड़ी है। ये एक अच्छी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 24th बिम्स्टेक डे। बिम्स्टेक डे जो है वो मनाया गया है कब? 6 जून को। 6 जून को कौन सा? 24th। बिम्स्टेक आपको पता है कि एक कॉरपोरेशन है जो कि 6 जून को उसका जो डे है जो मनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने क्या किया है? 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की गई है कि एक परिवार में केवल 3 ही बच्चे हो सकते हैं। पहले चाइना की जो पॉलिसी थी वो 1 चाइल्ड की थी, फिर उसके बाद वह 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया और उसके बाद अब यह 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंटोनियो गुटेरेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है आपके लिए। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। अब क्या किया गया है कि उनको और 5 साल का जो कार्य जो दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का, यानी कि उनको फिर से सिक्योरिटी जनरल के पद पर, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल के पद पर बिठाया गया है या अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सेंग इन होंग। सेंग इन होंग कौन है? यह एक लेडी है, ठीक है। यह एक क्या है? लेडी है और इनकी उम्र कितनी है? 45 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये 45 वर्ष की औरत है, ठीक है। औरत है जो कि एक टीचर है। और क्या है? वो एक टीचर है। कहाँ से संबंध रखती है वो? हांगकांग जो कंट्री है हमारी, वहाँ से संबंध रखती है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और एक रिकॉर्ड वाली चढ़ाई जो है वो उन्होंने की है। 25 आवर और 50 मिनट का टाइम जो है वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने से लगाया है। कहाँ से? बेस कैंप से, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है वहाँ से लेके माउंट एवरेस्ट तक 25 आवर और 50 मिनट में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और यह एक रिकॉर्ड बन गया है। 45 वर्षीय महिला ने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का एक रिकॉर्ड बनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHRC। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को चेयरमैन ऑफ NHRC का जो चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जो इसैक हरजोग हैं, ठीक है, इसैक हरजोग जो हैं वो इज़राइल के 11th प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किए गए हैं। यानी कि इज़राइल के 11th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा इसैक हरजोग। और जो इज़राइल की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीसेट। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कंट्री और कैपिटल करेंसी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा पहले भी कई बार पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की घोषणा की गई है और यह जीता है किसने? डेविड डॉयप ने क्या किया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को जीता है। और यह क्या है? यह एक फ्रेंच राइटर है, ठीक है, फ्रेंच राइटर है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ तब दिया जाता है जब कोई राइटर जो है वो अपने नोबल का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में करता है और उस नोबल को फिर उनके हिसाब से अवार्ड दिया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ कहते हैं। तो ये जो है उनकी नोबल थी जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। उसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ दिया गया है। अब कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉन्क इन ए मर्क। तो ये बुक लिखी गई है किसके? डॉक्टर अशोक पनगड़िया के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नाम की बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है सलमान रुश्दी द्वारा, सलमान रुश्दी द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, ये बुक लिखी गई है रवि शास्त्री द्वारा, जो कि इंडियन टीम के कोच हैं, हेड कोच हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बुक है हमारे पास द नाइट वॉचमैन। तो नाइट वॉचमैन जो एक बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है लुइस एरडिक द्वारा, लुइस एरडिक द्वारा। ये बुक्स जो है आपको ध्यान में रखनी है, इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारा नेक्स्ट बुक है होम इन द बर्ड। होम इन द बर्ड नामक बुक किसने लिखी? तो ये लिखी गई है डॉक्टर अमृता सेन द्वारा। ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है, आप जानते होंगे इनको, यह नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, ठीक है। और साथ में एक बात ध्यान में रखनी है कि भारत रत्न अवार्डी भी हैं, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। और नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था? नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1998 में। कौन सी फील्ड में? इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमृता सेन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? होम इन द बर्ड। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नटमर्ग्स कर्स। द नटमर्ग्स कर्स जो है वो बुक नामक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है अमिताभ घोष द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो कि हमारी आखिरी बुक है। यह है द सीक्रेट कीपर ऑफ जयपुर, द सीक्रेट कीपर ऑफ जयपुर। तो ये लिखी गई है अलका जोशी द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है अलका जोशी द्वारा। अब बात करते हैं कि जो भी मिस हैपनिंग्स हुई हैं या डेथ्स हुई हैं जून के महीने में, वो मिल्खा सिंह को आप सभी जानते हैं। मिल्खा सिंह की डेथ हुई ही जून मंथ में, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते थे फ्लाइंग सिख, या कहते हैं फ्लाइंग सिख। अब इसके बाद इसका हमारा अगला जो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 4 टाइम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं मिल्खा सिंह, आपको बात ध्यान रखनी है। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रहे हैं। और 1960 में रोम्स ओलंपिक में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर का। 400 मीटर जो दौड़ जो है उन्होंने 45.6 सेकंड में जो है वो पूरी की थी, जो कि एक उस समय का एक रिकॉर्ड था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिहांग पटकाई। दिहांग पटकाई जो कि एक सेंचुरी हुआ करती थी, अब उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। कहाँ पे? आसाम में। तो यह कब किया गया था? 5 जून को, जब हमारा इन्वायरमेंट डे था, तब दिहांग पटकाई को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। और यह दिहांग पटकाई कहाँ है? यह असम में स्टेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रायमोना सेंचुरी। रायमोना नाम की एक सेंचुरी है, उसे भी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। और यह कहाँ पे सिचुएटेड है? यह भी असम में ही सिचुएटेड है। अब इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं साइक्लोन्स की। यास साइक्लोन यास जो है वो नॉर्थ उड़ीसा में देखने को मिला था। इस तख्ते साइक्लोन तख्ते जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिला था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है साइक्लोन यास और साइक्लोन तौकते। बात करते हैं नेक्स्ट, विनेश फोगाट से स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। विनेश फोगाट जो है एक क्या है? रेसलर है, ठीक है, रेसलर है, आपको पता ही है। और उन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड में। और वो कौन से वर्ग से बाहर रेसलिंग करती हैं? बाहर के वर्ग में 53 kg में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सुनील छेत्री जो कि भारत के फुटबॉल टीम के स्कीपर हैं या कैप्टन हैं। उन्होंने क्या बन गए हैं? वो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं इंटरनेशनल में, ठीक है, जो कि एक्टिव हैं, ठीक है, जो कि इसमें खेल रहे हैं। तो उन्होंने 74 गोल्स जो हैं वो किए। बात करते हैं नेक्स्ट की, शेफाली वर्मा हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो है वो एक प्लेयर है। तो उन्होंने क्या किया है? वो टॉप किया है उन्होंने ICC T20 बैटिंग रेटिंग में। जो वुमेन्स की ICC T20 बैटिंग रेटिंग है उनमें फर्स्ट प्लेस पे आ गई हैं। कौन? हमारी शेफाली वर्मा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। जो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम था, ठीक है, वो हुआ था कब? जून में हुआ था, ठीक है। तो इसमें
हम बात करेंगे कि कौन जो है वो विनर रहा था। तो इसमें हमारे नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के एक प्लेयर हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, वो विनर रहे थे। तो अब फ्रेंच ओपन जो है वो जीता गया है नोवाक जोकोविक द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? नोवाक जोकोविक द्वारा। और रनर रहे थे स्टीफेनोस सिट्सिपास, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब वुमेन विनर के बारे में बात करते हैं। तो वुमेन विनर का सिंगल्स का जो खिताब है वो जीता था बारबोरा क्रक्सिकावा ने, ठीक है। ये चेज रिपब्लिक की एक प्लेयर हैं, इन्होंने क्या किया? फ्रेंच ओपन वुमेन का सिंगल खिताब जो है वो जीता था। बात करते हैं जून के इम्पोर्टेंट डेज़ की। तो जून में जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 जून को मनाया जाता है बाईसाइकिल डे, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी थीम क्या थी? 3R, ठीक है। क्या थीम थी इसकी? 3R। और जो 3R है उसका क्या मतलब हो गया? 3R जो है वो रीइमेजिन, ठीक है, रीइमेजिन, रिस्टोर, रिक्रिएट, ठीक है, और रीयूज। ये जो 3R जो है वह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। बात करते हैं 8 जून की। 8 जून को ओशियन डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। तो इसकी थीम थी ओशियन लिव एंड लिवलीहुड्स। दोस्तों कई बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वर्ल्ड ओशियन डे जो कि 8 जून को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो हमें डेज़ के साथ साथ उनकी थीम्स भी याद होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की 7 जून। 7 जून को क्या मनाया गया था? फूड सेफ्टी डे मनाया गया था, ठीक है। कौन सा डे? फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो मनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इसकी थीम जो है, हम इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। तो इसकी थीम थी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो, इनकी आज हम सुरक्षित भोजन करेंगे तो आने वाला कल जो है हमारा स्वस्थ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो 12 जून है। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो बच्चों की बच्चों की जो मजदूरी है उसके विरुद्ध जो है वो यह दिन मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, मतलब कि अभी से हमें क्या करना है? चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है। बात करते हैं नेक्स्ट की 14 जून। 14 जून को बनाया जाता है ब्लड डोनर डे, यानी कि वर्ल्ड का ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी गिव ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। तो क्या करना है? हमें रक्तदान करना चाहिए, ठीक है। तो 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जून 20 को क्या मनाया जाता है? जून 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजीज़ आजकल बहुत ही चर्चा में, न्यूज़ में बने रहते हैं। बांग्लादेश से हमारे देश में बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए हैं। फिर हमने जो रिफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आदि देशों से भी हमारे देश में रिफ्यूजीज़ आए हैं। तो 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। एक साथ मिलके हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं 21 जून की। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। ये आपको ध्यान में बात रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वह कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 जून को। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वेलनेस। तो इस बार इसकी थीम 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। 23 जून की बात करेंगे। 23 जून की बात करेंगे तो वर्ल्ड ओलंपिक्स डे जो है वो मनाया जाता है
23 जून को। तो इसकी थीम क्या थी? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और साथ में ही एक्टिव रहें। तो दोस्तों ये थे हमारे जून मंथ के कुछ करंट अफेयर्स, जून मंथ के करंट अफेयर्स। तो इनमें से उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगी। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। हम इसकी जो PDF फाइल है उसे हमारे ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसमें भी इसको भेज देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही आपको हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब करना है, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक यह वीडियो जो है वो पहुंच जाए और साथ में ही हमारा एक बहुत बड़ा परिवार जो है वो बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।